भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन सीरीज में हम लोग पुनः देखेंगे नागरिकता पर देखेंगे। नागरिकता आवश्यक क्यों है, इसकी महत्ता क्या है, नागरिकता प्राप्त कैसे होती है, किसी व्यक्ति को नागरिकता की आवश्यकता क्यों है। अगर इन बिंदुओं पर चर्चा करें कि आवश्यकता नागरिकता है क्या, नागरिकता की आवश्यकता क्यों है, नागरिकता प्राप्त कैसे हो सकती है, नागरिकता के क्या पैमाने हैं, इनको अगर देखें तो भारत के संबंध में भारतीय संविधान में एक भाग 2 है और उसको हम एक ट्रायंगल से समझ सकते हैं। उस ट्रायंगल को अगर समझ जाए तो प्रथम दृष्टया क्या प्रश्न बनाए जाते हैं ये आप समझ जाएंगे। इस ट्रायंगल को अगर देखें तो इस ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। एक भारतीय संविधान का है भाग 2, क्या नाम है इसका, भाग 2, और इस पे आर्टिकल जो है वो 5 से 11 तक, 5 से 11 तक, और 5 से 11 तक जो आर्टिकल हैं इस पे प्रावधान है नागरिकता का। किसका, नागरिकता का। यहां से ही प्रश्न बन जाता है नागरिकता का। अब देखेंगे प्रश्न ये बनेगा नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो आंसर आपको देना है भाग 2 में। अगर ये पूछा जाए कि भाग 2 में क्या प्रावधान है तो आंसर देना है नागरिकता का। आप पेपर उठा के देखेंगे कई सारे, केवल प्रथम दृष्टया यही प्रश्न पूछा गया है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस पार्ट में, किस भाग में किया गया है, तो आपको मिल जाएगा भाग 2 में। और उल्टा पूछ लिया गया भाग 2 में क्या प्रावधान है, नागरिकता का। फिर नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद मिल जाएगा 5 से 11 में। और फिर उल्टा पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 5 से 11 में किसका प्रावधान है, तो किसका प्रावधान है, नागरिकता का। ये ट्रायंगल ध्यान रखिएगा। फिर भाग 2 का उल्लेख किसमें, 5 से 11 के मध्य। 5 से 11 में क्या किया गया है, तो भाग 2 का उल्लेख किया गया। तो इस ट्रायंगल को अगर ध्यान रखते हैं तो नागरिकता के संबंध में आपको बहुत सारे प्रश्न प्रथम दृष्टया यहीं से चालू हो जाए। अब सबसे पहले शब्द पर गौर करते हैं। लिखा हुआ नागरिकता, क्या लिखा हुआ है, नागरिकता। इस शब्द को तोड़ के देखिए, इस शब्द के 2 आयाम बनेंगे, एक नागरिक और दूसरा एक इस पे लगा हुआ प्रत्यय पढ़ेंगे ता। ये नागरिक ये मूल शब्द हो जाएगा और ता क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ये मूल शब्द हो जाएगा और ये प्रत्यय हो जाएगा। अब अगर प्रश्न किया जाए हिंदी में तो ये कैसा प्रत्यय है, ये प्रत्यय कैसा है, तो प्रत्यय में भी 2 प्रकार आप पढ़ते हैं मुख्यतः, एक तद्धित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। और वहां पर अगर देखेंगे तो कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव छात्र जो है विभिन्न परीक्षाओं में देते हैं, तो यहाँ पर अब ता उपसर्ग लगाया गया, इस बात को हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ तक, इसी से, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अब नागरिक कौन है, तो इसका सिंपल सा एक आंसर मिलता है, जो नगर में रहता है, नगर में रहने वाला। आप जब थिंकर थॉट्स पढ़ेंगे या आप किसी ने पॉलिटी से पीजी किया होगा तो वहां सर्वप्रथम यही नगर राज्य की बात होती है कि नागरिक उन्हें कहते हैं जो नागरिक नगर में रहते हैं। तो नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं और गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। अब यहां पर क्या है, नगर में रहने वाला, क्या इसका अपना एक, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। कैसा अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ से कोई महत्ता है क्या, तो शाब्दिक अर्थ पर ना जाकर के हम यहां देखेंगे कि नागरिक कौन होते हैं और नागरिकों की क्या महत्ताएं। नागरिकता या नागरिक उसको कहते हैं जिसको 2 प्रकार के राइट प्राप्त होते हैं, एक सिविल राइट और एक पॉलिटिकल राइट। जो किसी राज्य का निवासी हो और उसको पॉलिटिकल राइट भी प्राप्त हो और सिविल राइट भी प्राप्त हो। आप में से कोई होगा, आप सोचिए, आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो नेपाल से आकर के यहाँ पर विधि व्यवसाय कर रहा है या कोई छोटा मोटा कारोबार काम कर रहा है बांग्लादेश से आकर के किसी दूसरे देश से, क्या उसको वोट देने का अधिकार है, क्या उसको संसद में जाने का अधिकार है, क्या राज्य विधानमंडलों में वो जा सकता है, तो ऐसे उसको राइट नहीं है। और फंडामेंटल राइट का जो जस्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि नागरिकों के राइट निवासियों के राइट से ज्यादा है। निवासियों को केवल और केवल सिविल राइट दिए गए हैं, नागरिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं जिनको नागरिकता प्राप्त है उनको सिविल राइट तो प्राप्त ही है, पॉलिटिकल राइट भी प्राप्त हो जाते हैं। और पॉलिटिकल राइट के अलावा धरना प्रदर्शन का, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे राइट्स हैं जो उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो हिंदुस्तान के नागरिक होते हैं। तो हम इसकी चर्चा करेंगे, भारतीय नागरिकता की महत्ता क्या है। अब इस पर बहुत एक गर्मा गर्म बहस वाला मुद्दा है, अभी आपने सुना होगा 2019 में आप देखिएगा संसद में गर्मा गर्म बहस चल रही थी
क्या चल रही थी इस पर? नागरिकता संबंधी एक कानून आया था, भारतीय नागरिकता संशोधन बिल जो आया था, जिसको पहले क्या कहा जाता था? सीएबी, और बाद में इसका नाम हो गया सीए। पढ़ के देखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 आया, उस पर बमचक मचा होगा, देखा होगा कि 3 ऐसे देश थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, आपके पड़ोसी देश हैं या स्पर्शी देश कह सकते हैं। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे नागरिक जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हैं, तीनों देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या मुस्लिम बहुल है। इन तीनों देशों के धार्मिक उत्पीड़ित लोगों को हिंदुस्तान ने कहा कि अब उनके लिए बिना किसी वाजिब आधार के, उनसे बहुत सारे आधार नहीं मांगे जाएंगे, उनसे बहुत सारी पहचान नहीं मांगी जाएगी। अब क्या है, उनको विशेष रियायतों के तहत हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इस संबंध में प्रावधान किया गया था। अभी आगे हम जब 2019 का एक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे भारतीय नागरिकता। तो अब यहां पर पुनः आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रथम दृष्टया ये प्रश्न आपको ध्यान रखने की, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख किसमें? भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 5 से 11 में। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। फिर नागरिकता शब्द पर चले जाएंगे। नागरिकता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक नागरिक और दूसरा ता। नागरिक इसमें मूल शब्द है और ता इसका प्रत्यय है। और प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय का एक प्रकार है। आप जब हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव छात्र होंगे तो आपका आईएएस से लेकर के ग्रुप डी तक, अब क्या है, मैक्सिमम एग्जामों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों पूछे जाते हैं। हिंदी भी बराबर पूछा जा रहा, और उत्तर प्रदेश में खासकर तो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी जरूर पूछा जा रहा। तो उसमें भी प्रत्यय के 2 प्रकार पढ़ेंगे, तद्धित और प्रत्यय। यहां पर एक प्रकार है ता प्रत्यय, जो है वो तद्धित प्रत्यय का प्रकार है। इसकी बात हम छोड़ देते हैं, आ जाते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर। नागरिकता, नागरिकों को नागरिकता क्यों जरूरी है? नागरिक किसको कहेंगे? जो नगर में रहने, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में नागरिक उसको कहा जाएगा जिसको हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त है। अब पुनः अपनी बात पर आते हैं, देखेंगे यहां पर किन अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है? 5 से 11। अब बहुत सारे प्रतियोगी छात्र ये बात ही नहीं समझ पाते लंबे अरसे तक कि इनमें किस तरीके से प्रावधान किया गया। तो इसको अगर कोटियों में बांटे तो इस तरीके की कोटियों में आप बांट लें। एक बांट लें 5 से 11, या 5 से 8, दूसरा एक 9, और तीसरा एक आर्टिकल 10, और चौथा आर्टिकल बांट लें 11। जब इन 4 कोटियों में आप बांट लेंगे, 4 श्रेणियों में बांट लेंगे, तो बात आपकी स्पष्ट हो जाएगी। इस पे नागरिकता प्राप्त कैसे की जाए, इसके संबंध में प्रावधान। 5 से 8 में नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान। 9 में नागरिकता का लोप कैसे होगा, नागरिकता समाप्त कैसे होगी, इस संबंध में प्रावधान किया गया। 10 में दिया गया नागरिकता का संरक्षण कैसे होगा, यह भी एक मुद्दा रहता है। और 11 में दिया गया है, संसद को राइट दिया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? संसद। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का राइट किसको है? केवल और केवल संसद ही ऐसी संस्था है हिंदुस्तान में। राज्य विधानमंडलों को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार नहीं है, तो संसद ही नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। तो संसद को नागरिकता के संबंध में, किसके संबंध में? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। और अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बना था। और जो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बना था, समय समय पर उसमें सरकार ने कठोरता लाते हुए, परिवर्तन लाते हुए, कठोरता और लचीलता दोनों का प्रावधान किया गया है। उन प्रावधानों को हम आगे पढ़ेंगे। पुनः चले आए, अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई नागरिक अगर विधि के अधीन है तो उसकी नागरिकता का संरक्षण करने का काम भी भारत सरकार का या हिंदुस्तान की सरकार का है। 9 में कहता है कि जब कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो हिंदुस्तान की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 9 के तहत जब कोई देश, भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में दिया गया। 5 से 8 के मध्य क्या दिया गया है? तो 5 में नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, इसके संबंध में। और पहले देखेंगे, अगर इन बिंदुओं को देखें बिंदुवार, तो आर्टिकल 5 में क्या प्रावधान है? तो 5 में है अधिवास के आधार पर नागरिकता। अधिवास के आधार पर नागरिकता का मतलब क्या है? हिंदुस्तान में जन्म और वंश दो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक आधार अभी देखेंगे, तो प्राकृतिक आधार पर 2 तरीके से। एक तो मूलतः जो यहाँ के ओरिजिन लोग हैं, मूल निवासी हैं, अर्थात जिनका जन्म ही हिंदुस्तान में हुआ है, एक उनको, और एक उनका जो जिनके पूर्वजों का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। तो अधिवास के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त हुई?
6 पे प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान से वो लोग जो पाकिस्तान से भारत को आए हों, पाकिस्तान से भारत को आते हैं, तो इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। अब ये प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि 1947 की जिन परिस्थितियों में हिंदुस्तान का संविधान बनाया जा रहा था, हिंदुस्तान का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय आप देखेंगे सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से बहुत सारी जनसंख्या हिंदुस्तान को गमन की, और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अपने इज्जत, आबरू और जान बचाने के लिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान को गए और पाकिस्तान से हिंदुस्तान को आए, क्योंकि दोनों देशों में सांप्रदायिकता की जो आग लगी थी, उस आग से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने गमन किया। आर्टिकल 7 को देखेंगे तो वो लोग जो क्या किए, भारत से पहले पाकिस्तान गए और वहां पर फिर उनका उत्पीड़न हुआ या उनको फिर समस्या हुई और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत वापस लौटने वाले लोगों के संबंध में आर्टिकल 7 में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 8 प्रावधान करता है कि भारतीय मूल के लोग, बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं जो हिंदुस्तान में नहीं रहते, भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग, और ये लोग आज हिंदुस्तान के विभिन्न देशों में रहते हैं। आप त्रिनिडाद टोबैको का पढ़िए, फिजी का पढ़िए, म्यांमार का पढ़िए, बहुत सारे ऐसे देशों। ये गए कैसे वहां? कुछ तो रोजी रोजगार के संबंध में गए और कुछ को देखा होगा अंग्रेज सरकार ने अपने लाभ और लोभ के लालच में हिंदुस्तान से उसी तरीके से जैसे अफ्रीका से दासों को पकड़ करके लाते थे और अमेरिका और ब्रिटेन में अपना काम कराते थे अंग्रेज, उनके साथ मनुष्यता नहीं, जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। उसी तरीके से हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्या किया कि बंधक बनाया और बंधक बना करके दूसरे देशों में उनको अपने बागानों में, बगीचों में, अपने खेतों और खलिहानों में काम करने के लिए छोड़ दिया, पशुवत जीवन के लिए। लेकिन जैसे ही दुनिया के देश आजाद हुए 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, तो उन देशों में उन लोगों ने, आपने बहुत सारे देशों में देखा होगा, जैसे मॉरिशस का नाम सुनते, राजकेश्वर प्रयाग जी वहां के राष्ट्रपति बने और भारतीय मूल के लोग हैं। ट्रिनिडाद एवं टोबैको का कमला प्रसाद विश्वेश्वर का नाम सुनते, फिजी में देखेंगे तो अनेक ऐसे दुनिया के देश हैं जहां हिंदुस्तानियों का परचम आज भी लहरा रहा है और वो वहां से गए तो भारतीय मूल के, आज भी उनको अपनी सरजमी और अपनी मातृभूमि से प्रेम है और वो अगर आना चाहते हैं हिंदुस्तान, तो उनके संबंध में क्या प्रावधान किए गए, इस संबंध में आपको आर्टिकल 8 में प्रावधान किया गया। 9 में मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई देश, हिंदुस्तान का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त कर दे। संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति विधि के अधीन रहता है, विधि के विरुद्ध नहीं जाता है और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, उसका संरक्षण किया जाएगा। और अनुच्छेद 11 केवल और केवल संसद को यह राइट देता है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। इसके पश्चात हम लोग चलेंगे कि राज्य के निवासी क्या होते हैं, बात समझना शुरू करते हैं कि नागरिकता क्यों और कैसे प्राप्त होती है और क्यों जरूरी होती है। तो इस संबंध में अगर देखेंगे तो आप सर्वप्रथम देख सकते हैं, एक कोई राज्य आप ले लीजिए, कोई भी राज्य लिख लीजिए, तो राज्य में निवासी होते हैं और इसके जो निवासी होते हैं ये वास्तविकता में नागरिक हो ये जरूरी नहीं। निवासी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं विदेशी। और विदेशियों में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, विदेशियों में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक शत्रु देश के, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान के होंगे जिसको हम शत्रु देश मानते हैं, चाइना के लोग होंगे, और एक मित्र देश, मित्र देशों में हमारे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, मित्र देश के नागरिक होंगे। तो विदेशियों में 2 तरीके के, एक शत्रु देश के और एक मित्र देश के। नागरिकों को देखेंगे, विदेशियों को जो प्राप्त होते हैं केवल और केवल सिविल राइट प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, नागरिक अधिकार। आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको फंडामेंटल राइट समझने में और मेंस में लिखने में आपको सुविधा होगी, या मेंस की बातों को समझना आपको आसान होगा, प्रश्नों को समझना आसान होगा, लेकिन तब जब उसकी बैकग्राउंड को या पृष्ठभूमि को आप अच्छी तरीके से समझ के रखते हैं। तो विदेशियों को केवल और केवल कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सिविल राइट। आप कभी कोर्ट की भाषा सुनिए, वकीलों की भाषा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात सुनिए, तो क्या कहते हैं, जो विदेशी है उनको केवल और केवल नागरिक अधिकार प्राप्त। लेकिन जो नागरिक हैं, अब यहां से आपको पता चल जाएगा, जो नागरिक होते हैं उनको सिविल राइट भी प्राप्त होते हैं और पॉलिटिकल राइट भी प्राप्त होते हैं। मतलब
दो तरीके के राइट प्राप्त होते हैं, एक नागरिक अधिकार भी प्राप्त है और एक राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है। ये जो नागरिक होते हैं ये तीन तरीके के हो सकते हैं। नागरिक या नागरिकता तीन तरीके से हो सकती है। एक, ऐसे लोग जो प्राकृतिक रूप से हिंदुस्तान के हैं, उनका रंग रूप बनावट खान पान रहन सहन वो प्रकृति से जुड़े हुए, इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अर्थात वो भारतीय मूल के मूल निवासी कहलाएंगे। प्रकृति के आधार पर अगर यहां पर आप देखेंगे तो दो कंडीशन कही जा सकती है, एक जिनका जन्म हिंदुस्तान में हो रहा है और दूसरा जिनके वंश के लोग हिंदुस्तान के रहे। एक जन्म के आधार पर और एक वंश के आधार पर प्राकृतिक तरीके से, और दूसरा एक आप कह सकते हैं पंजीकरण। क्या कह सकते हैं? पंजीकरण। और इस पंजीकरण में देखेंगे कि अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है तो हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त करने का उसका एक तरीका है कि वो पंजीकरण करा करके हिंदुस्तान की नागरिकता अर्जित कर सकता है। और एक और तरीका है, इसको कहते हैं देशीकरण। क्या कहते हैं? देशीकरण। तो पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और प्राकृतिक, ये तीन अगर मूल बांटे जाए तो इस पे आप देखेंगे चार आधार मिल गए आपको। जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर नागरिकता। लेकिन जब 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम बना तो उस भारतीय नागरिकता अधिनियम में जो प्रावधान किए गए वो प्रावधान विभिन्न तरीके के किए गए और इससे भी ज्यादा है। अब आप देखेंगे यहां पर तो हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 11 से शुरू करते हैं कि किस तरीके से कोई भी नागरिक हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त करता है और किस तरीके से नहीं प्राप्त करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपका आधार क्या है? आप जब भी कहीं नागरिकता लिखने के लिए आता होगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक कब से हैं, तो आप एक शब्द लिख देते हैं बाई बर्थ, जन्म से। आप क्या है? जन्म से भारत के नागरिक हैं। मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके पास एक आधार है। आधार क्या है कि एक जन्म के आधार पर वो कहीं पर लिखते होंगे कि भारतीय नागरिक कब से है, तो वो लिखते होंगे जन्मता। अब क्या हो सकते हैं? अब इसके बाद देखेंगे अगर जो ऐसे नहीं है तो वो कैसे है, उनके पास नागरिकता कैसे आई? तो उनके पास नागरिकता का प्रावधान क्या है? भारतीय संसद ने क्या, वो भारतीय संविधान ने क्या प्रावधान दिया? अनुच्छेद 11 के तहत कहा गया कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का राइट किसको है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का राइट किसको? संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको? तो कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो एक क्या ध्यान रखेंगे? संसद को। अब संसद ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए क्या किया? 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। क्या बनाया? अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। और इस 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत आप पढ़ेंगे तो आपको दो बिंदु मिल जाएंगे। एक, भारतीय नागरिकता अर्जित कैसे की जा सकती है, ग्रहण कैसे की जा सकती है, और दूसरा आप देखेंगे इसका त्याग कैसे हो सकता है, त्यागना। तो ग्रहण में देखेंगे तो आपको 5 प्रकार मिल जाएंगे और त्यागने में आप देखेंगे तो 3 तरीके। त्यागने में कौन कौन से 3 तरीके हैं इसको आप यहां पर देख लें, इसको 5 को हम इधर बताते हैं। अब देखेंगे त्यागने पर, एक तो आप स्वयं त्यागने, दूसरा आपने आर्टिकल 9 पढ़ा है। आर्टिकल 9 के तहत जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और तीसरी, सरकार द्वारा छीनने पर सरकार क्या कर सकती है? आपसे नागरिकता छीन सकती है। आपने पूर्व में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ेंगे, देश निकाला हो गया तो आपसे सरकार क्या कर सकती है? नागरिकता छीन सकती है, लेकिन उसके छीनने के आधार होंगे जब आप देश के संविधान का उल्लंघन करें, जब आप देश के अमूल्य धरोहरों के खिलाफ जाए, जब आपकी एक्टिविटी से देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, तो आपकी नागरिकता सरकार द्वारा छीनी जा सकती है। या युद्ध काल में आपने शत्रु देश का साथ दिया हो, तो कई ऐसे आधार है, या गलत तरीके से आपने हिंदुस्तान की नागरिकता अर्जित की। यहां पर देखेंगे 5 प्रकार कौन से हैं? 5 प्रकार जो अर्जित करने के हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। जैसे नंबर 1 देखेंगे जन्म के आधार पर। कैसे? जन्म के आधार पर। और दूसरा क्या है? वंश के आधार पर, मूल वंश या वंश के आधार पर। तीसरा क्या कर सकते हैं? पंजीकरण के आधार पर। और चौथा क्या है? देशीकरण के आधार पर। ये तो आपने पढ़ रखा है, देशीकरण के आधार पर। और 5वां आधार क्या है? भू अर्जन द्वारा, भू अर्जन द्वारा या भूमि अर्जित कर। अब क्या है? अगर भारत किसी नए भूभाग को अर्जित करता है, जैसे अभी आपने पढ़ा सिक्किम 1975 में हिंदुस्तान का हिस्सा बना, 1954 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी
हिंदुस्तान का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया। गोवा दमन द्वीप 1961 में हम लोगों ने प्राप्त किया। तो अब जैसे ही इनको प्राप्त करते तो इसमें निवास करने वाले समस्त नागरिकों को हिंदुस्तान की नागरिकता इस आधार पर प्राप्त हो जाती है, किस आधार पर? भू अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन के द्वारा हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। देखिएगा, इन नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर कई बार संशोधन किए गए, जैसे जन्म के आधार पर। इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 के पश्चात राजनयिकों और विदेशियों को छोड़ करके जिसका भी जन्म हिंदुस्तान में होता है उसको जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। मूल वंश या परंपरा के आधार पर जिसके माता पिता या माता पिता या उनके माता पिता का मतलब मातामही, मातामह, पितामही, पितामह, अगर ये भी किसी दूसरे देश में रहते हैं और भारतीय मूल के हैं तो ये भी हिंदुस्तान की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। किस आधार पर? वंश परंपरा के आधार पर। फिर पंजीकरण, आप हिंदुस्तान में पंजीकरण करा लें और हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त कर लें। देशीकरण का मतलब आप क्या कहते, चकमा और हाजोंग जनजातियों का इतिहास पढ़िएगा उसको, तो उनको मिल जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में आकर के निवास कर रहे हैं और हिंदुस्तान के संबंध में उनके विचार, उनके सद्व्यवहार, उनकी गतिविधियां बेहतर हैं, तो क्या करती है सरकार, उनको देखते हुए, उन स्थितियों को देखते हुए देशीकरण के तहत उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है। भू अर्जन द्वारा प्रावधान क्या किया गया? भूमि अर्जन द्वारा हमने बता रखा कि भारत नए किसी भूभाग को अर्जित करता है तो उस पर रहने वाले समस्त नागरिक भारत के नागरिक कहलाए। यहां पर ध्यान देंगे, इन प्रावधानों में समय समय पर तब्दीली की गई, उस तब्दीली को हम आगे देख लेंगे। यहां पर क्या है, आज के डेट में यह प्रावधान है कि जन्म के आधार पर उसी को नागरिकता भारत की प्राप्त हो सकती है जिसके जन्म के समय उसके माता पिता का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वंश के आधार पर भारत के बाहर कहीं पर भी किसी का जन्म हो तो उसको नागरिकता तभी प्रदान की जा सकती है जब उसके माता पिता में से दोनों भारत के नागरिक हों। पंजीकरण, पहले इसके लिए प्रावधान था 6 माह, लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक जब कोई हिंदुस्तान में रहेगा और उसके पश्चात उसकी गतिविधियों को देखते हुए पंजीकरण के फॉर्म के द्वारा भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जा सकती है। लेकिन 2019 में इसमें तब्दीली की गई। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के संबंध में प्रावधान परिवर्तित किए गए। देशीकरण, अगर 10 वर्ष से कोई हिंदुस्तान में रह रहा है और उसकी गतिविधियां ठीक हैं, हिंदुस्तान को लगता है, तो हिंदुस्तान के सरकार उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है। भूमि अर्जन द्वारा हमने आपको बता रखा। अब ये कानून में परिवर्तन कब कब हुआ, तो परिवर्तन या बदलाव कब कब हुए, उनमें क्या क्या एक्टिविटी आई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इस पे अगर बदलाव की बात करें तो इस पे बदलाव आप देख सकते हैं। इस पे समय समय पर बदलाव किए गए और कैसे कैसे बदलाव किए गए, क्या क्या परिवर्तन किए गए। कभी नियमों को कठोर किया गया, कभी सरल बनाया गया। जैसे आपने देखा होगा 1986 में क्या किया गया, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया 1986 में, इस कानून में परिवर्तन किया गया। उसके पश्चात आप 1992 देखते हैं, 1992 में भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन लाया गया, संशोधन अधिनियम ला करके परिवर्तन किया गया। उसके बाद आप देखते हैं 2003 में भी संशोधन किया गया। इसके पश्चात आप देखेंगे 2005 में संशोधन किया गया। उसके पश्चात आप देखेंगे 2015 में संशोधन किया गया और उसके पश्चात देखेंगे अभी हाल ही में जो चर्चा में मुद्दा बना हुआ है, या आप 2019 या कोविड काल के पूर्व में देखेंगे एक खूब चर्चा में आया था CAA, या फिर क्या कह सकते हैं CAB। अब इस CAA और CBB में देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, CAA और CBB, इस पर देखेंगे तो इस पर क्या संशोधन मिलेगा आपको। इस पर संशोधन देखेंगे तो 2019 का कानून जो संशोधित हुआ है, इस पे क्या किया गया है, इस पे 2 लहजे आप ध्यान रखिएगा। एक तो ध्यान रखना है 3 देश, और दूसरा बात ध्यान रखनी है 6 समुदाय। अब 3 देश कौन कौन से हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से कौन कौन से 6 समुदाय, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख
ईसाई, पारसी। यह कहा गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे समुदाय हैं, 6 समुदाय और 3 देश से। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अब क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं और यहां पर अल्पसंख्यक के रूप में है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी। इन 6 समुदाय के लोग अगर हिंदुस्तान में आते हैं तो उनके लिए प्रावधान किया गया है कि उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं किया जाएगा, उन्हें सरलता से हिंदुस्तान की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये यहां तक कि आपकी नागरिकता संबंधी क्लास संपूर्ण होती है। अगर और भी कुछ